यूपी में कई पीपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। गाजियाबाद एसीपी एलआईयू राजेश सिंह का ट्रांसफर हुआ है। आपको बता दें, राजेश कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक एएनटीएफ मेरठ बनाए गए हैं। वाराणसी में तैनात एसीपी प्रियाश्री पाल का ट्रांसफर हुआ है। प्रिया पाल की गाजियाबाद एसीपी एलआईयू पद पर तैनाती थी, तो ये कई तबादले हुए हैं। बता दें, वाराणसी में तैनात एसीपी प्रियाश्री पाल का भी ट्रांसफर हुआ है। प्रिया पाल की गाजियाबाद एसीपी एलआईयू पद पर तैनाती हुई है। तो ये पीपीएस अधिकारियों के तबादले हैं। गाजियाबाद एसीपी एलआईयू राजेश सिंह का ट्रांसफर हुआ है। राजेश कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक एएनटीएफ मेरठ बनाए गए हैं। साथ ही साथ वाराणसी में तैनात एसीपी प्रियाश्री पटेल का भी ट्रांसफर हुआ है। अब प्रिया पाल की गाजियाबाद एसीपी एलआईयू पद पर तैनाती की गई है। तो ये अहम तबादले हैं। कई पुलिस अधीक्षकों के ये तबादले किए गए हैं। साथ ही साथ कई पुलिस अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं। पीपीएस अधिकारियों के ये अहम तबादले हैं, जो कि लिस्ट आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में बीबीए के छात्र की मौत हो गई। आईएमएस के हॉस्टल में शुभम का शव मिला है। आपको बता दें, सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है। झारखंड का रहने वाला था शुभम। तो गाजियाबाद में बीबीए के एक छात्र की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि आईएमएस के हॉस्टल में शुभम ने खुदकुशी की है। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। लगातार कार्रवाई इस पूरे मामले पर जारी है। और वहीं गाजियाबाद में बस की ऑटो से टक्कर हो गई। ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बस चालक को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वसुंधरा रेड लाइट के पास से पूरी घटना हुई है। तो गाजियाबाद में बस की ऑटो से टक्कर हुई है, जिसके चलते ऑटो चालक की वहां पर मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि बस चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगातार आगे की कार्रवाई भी जारी है। और लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई हुई है। गुरु नानक मार्केट से दुकानें हटाने का आदेश पारित किया गया है। आवंटन निरस्त कर सील करने का भी आदेश दिया गया है। आपको बता दें, 6 एलडीए अफसरों, इंजीनियरों पर आरोप है। नगर निगम अफसरों पर भी आरोप लगाए गए हैं और इन्हीं आरोपों के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरु नानक मार्केट से दुकानें हटाने का आदेश पारित किया गया है। और कासगंज में भाजपा नेता को धमकी मिली है। आपको बता दें, ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत से रंगदारी मांगी गई। रजिस्टर डाक से चिट्ठी से भेजकर 1 करोड़ कैश मांगा गया है। भाजपा नेता ने सदर कोतवाली में तहरीर दी है। कासगंज सदर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो कासगंज में भाजपा नेता को रंगदारी मांगने के लिए एक चिट्ठी मिली है, जिसमें 1 करोड़ कैश मांगा गया है। रजिस्टर डाक से यह चिट्ठी उनके पास आई है। हालांकि भाजपा नेता ने सदर कोतवाली में फिलहाल तहरीर दाखिल कर दी। डॉन मुख्तार अंसारी की बहू निखत अंसारी के जेल से पकड़े जाने के मामले में पुलिस जांच जारी है। और साथ ही साथ पुलिस चित्रकूट जेल के पूर्व अधिकारियों से कई सवाल पूछ रही है। पूर्व जेल अधीक्षक अशोक सागर और जेलर संतोष से पूछताछ हुई है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों से पूछा गया कि बड़े अधिकारी होने के बावजूद क्यों व्यवस्था बिगड़ी है, कैसे पूरे सिस्टम को बनाया, कैसे दोनों को मिलवाने की तरकीब निकाली गई, किस तरह से जेल में बंद आबाद से गिफ्ट और मोटी रकम और कार ली गई, कौन कौन है जिसने डील को करवाया। फिलहाल अफसरों ने दूसरे अधिकारियों पर ठीकरा फोड़कर गोलमाल जवाब दिया है। पुलिस का फिलहाल दोनों आरोपी अभी सहयोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस 3rd डिग्री का भी इस्तेमाल कर सकती है। पूछताछ टीम ने जेल अधीक्षक और जेलर से उनके सैलरी अकाउंट, साथ ही परिवार के बैंक अकाउंट का पिछले 6 महीने का बैंक डिटेल भी मांगा है। वहीं जेल सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक निखत अंसारी ने जेल में हंगामा मचा रखा है। निखत आए दिन खुद को बेहोश और बीमारी की हालत दिखाती है और बार बार तबीयत खराब होने की जानकारी मिलने के बाद जेल प्रशासन आनन फानन में जिला अस्पताल में इमरजेंसी डॉक्टर की टीम को बुलाता है। सूत्रों के मुताबिक निखत जेल से खाने को लेकर बेहद खराब व्यवहार कर रही है। साथ ही साथ इस बीच उनके जमानत याचिका खारिज होने के बाद जेल प्रशासन की मुश्किलें खासा बढ़ गई हैं। निखत ने जेल में रो रो कर पूरा जेल सर पर उठा लिया है। चित्रकूट जेल में बंद है निखत अंसारी, लेकिन वहां पर उन्होंने जेल अधिकारियों को परेशान कर दिया है। लगातार रो रो कर, तबियत खराब कर कर उन्होंने सभी अधिकारियों को परेशान कर रखा है।
और होली के त्योहार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ देर रात तक बड़ी बैठक की और इस दौरान सीएम योगी ने सभी अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि कानून व्यवस्था में कोई लापरवाही नहीं बरती जाए और सभी पर्व शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाए और किसी भी हाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रहे। तो ये कड़े निर्देश सीएम योगी के द्वारा दिए गए हैं आगामी फेस्टिवल्स को लेकर। उमेश पाल शूटआउट केस में आज 8वां दिन है। सरकारी अमला आज भी एक्शन में नजर आ सकता है। आज भी एनकाउंटर या बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। आज सीजेएम कोर्ट में आरोपी माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और अशरफ के ससुराल वालों की याचिका पर सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि इस केस में अभी तक किसी की नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने और सीसीटीवी में नजर आ रहे एक भी शूटर के पकड़े नहीं जाने से जांच एजेंसियां बैकफुट पर हैं और उन्हें कामकाज पर लगातार सवाल खड़े हो रहे। तो अतीक के भाई अशरफ की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। वहीं प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि पुलिस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर्स की गिरफ्तारी की कोशिश में लगातार जुटी हुई है। इस कड़ी में चित्रकूट पुलिस ने प्रयागराज जाने वाले सभी रास्तों पर सशस्त्र बलों की तैनाती कर दी है। यहां तक कि गुजरने वाले सभी वाहनों की चेकिंग लगातार की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर चित्रकूट से प्रयागराज या फिर प्रयागराज से चित्रकूट होते हुए दूसरी जगहों पर जाने के लिए इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस रास्ते पर निगरानी लगातार बढ़ती जा रही है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की पुलिस लगातार तलाशी कर रही है, चेकिंग कर रही है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अतीक के गुर्गे सफदर अली के मकान को बुलडोजर से गिरा दिया। आपको बता दें, सफदर की जानसेनगंज चौराहे पर बंदूक की दुकान है और पुलिस को ऐसी आशंका है कि यहीं से हत्याकांड में इस्तेमाल बंदूकें खरीदी गई थी और बताया जा रहा है कि अतीक के गुर्गे कई बार इस गन हाउस पर पहुंचे थे। तो ये देखिए, बुलडोजर कार्रवाई की गई है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। मकान को जमींदोज किया है। अतीक के गुर्गे सफदार का ये मकान था, सफदर अली का मकान था जिसे ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया इलाकों में भी बुलडोजर एक्शन किया गया है। प्रयागराज के चकिया इलाके में मौजूद इस घर को गिराने के लिए बुलडोजर तैनात हो गए हैं। घर के मालिक का नाम सफदर अली है। सफदर अली की हथियारों की एक दुकान है। बुधवार को अतीक के गुर्गे जफर अहमद के घर पर तलाशी के दौरान जो एयरगन मिली थी वो सफदर अली की दुकान से ही खरीदी गई थी। आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में भी सफदर की दुकान के हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। सफदर अली का घर गिराए जाने से 2 दिन पहले प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद विकास प्राधिकरण और पुलिस की टीम ने सफदर अली के इस मकान को जमींदोज कर दिया। पूरा का पूरा घर आपको जमीन में बिखरा हुआ दिखाई देगा। मलबा उसका आसपास के मकानों में बिखरा हुआ दिखाई देगा। आसपास की मकानों के छत पर मलबा जाकर गिरा है। और ये मशीन देखिए किस तरीके की भीमकाय ये मशीन है। अब ये मशीन अंदर की तरफ बढ़ती हुई जा रही है और अंदर की तरफ जो पीछे का कुछ हिस्सा थोड़ा बहुत बचा है उसे तोड़ा जा रहा है। इसके पहले बुधवार को प्रयागराज प्रशासन ने अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद का मकान जमींदोज कर दिया था, जिस पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से मकान बनवाने का आरोप है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड के तार की जांच अब बरेली सेंट्रल जेल तक जा पहुंची है, जहां माफिया अतीक अहमद का भाई अशरफ कैद है। हत्याकांड में साजिश के तार पहले दिन से बरेली सेंट्रल जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ से जुड़े हैं, लेकिन अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि अशरफ ने जेल के अंदर से ही व्हाट्सएप कॉल के जरिए उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी। प्रयागराज में हुई अधिवक्ता उमेश पाल की हत्या के तार बरेली से जुड़ते नजर आ रहे हैं। बरेली की सेंट्रल जेल में बंद बाहुबली अतीक अहमद का भाई पूर्व विधायक अशरफ इस घटना में शामिल बताया जा रहा है।
सूत्रों से मिली जानकारी से ये पता चला है कि जेल के अंदर से हत्या की साजिश रची गई। इस खुलासे के बाद अब यूपी एसटीएफ बरेली सेंट्रल जेल के जेल अधीक्षक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात होने वाले जेल कर्मियों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। लेकिन उससे पहले बड़ी बात ये है कि अगर अशरफ ने जेल से व्हाट्सएप कॉल की थी तो मोबाइल फोन जेल परिसर के अंदर पहुंचा कैसे? जेल के अंदर अशरफ को मोबाइल उपलब्ध कराया गया और उसके बाद व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग के जरिए हत्या की साजिश रची गई। इससे पहले 27 फरवरी को बरेली के डीएम और एसएसपी ने सेंट्रल जेल में छापा मारकर अतीक के भाई अशरफ और उसकी बैरक की जांच करवाई थी और तभी से पुलिस प्रशासन बरेली जेल में अशरफ से मुलाकात करने वालों की पूरी कुंडली खंगालने में जुटा है। प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक के बेटे अली अहमद की जेल आज बदली जा सकती है। उसे नैनी सेंट्रल जेल से किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। शासन स्तर से जेल बदलने का लिया जा चुका है फैसला और आज आदेश जारी हो सकता है और उसे कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। आज डीजी जेल को शासन का आदेश मिलने की भी संभावना है। शासनादेश मिलते ही अली अहमद की जेल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो नैनी सेंट्रल जेल से किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाएगा। शासन स्तर पर जेल बदलने का फैसला लिया गया है और इसके लिए शासनादेश से मंजूरी भी मिल सकती है और इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में अतीक फैमिली को भी झटका लगा है। हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है अतीक के बेटे अली की जमानत याचिका। उमेश हत्याकांड में अतीक फैमिली का नाम आने पर यह अर्जी खारिज की गई। आपको बता दें, अतीक और उसके परिवार को लेकर कोर्ट की तल्ख टिप्पणी भी सामने आई है। अतीक के बेटे को जमानत देने से समाज के लोग डरेंगे। अतीक के बेटे को बेल पर जेल से छोड़ना समाज के लिए खतरा है। उमेश पाल शूटआउट बेहद खतरनाक और जघन्य हत्याकांड है तो ये तल्ख टिप्पणी रही है उसके परिवार और अतीक को लेकर। साथ ही साथ उनकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। तो उमेश पाल हत्याकांड में अतीक फैमिली को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है अतीक के बेटे अली की जमानत याचिका। उमेश हत्याकांड में अतीक फैमिली का नाम आने पर यह अर्जी खारिज की गई है। साथ ही साथ कई तल्ख टिप्पणियां भी सामने आई। अतीक के गुर्गे को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। वहीं अतीक के बेटे अली के साथ मिलकर रंगदारी मांगने का ये पूरा मामला था। रंगदारी मांगने में नामजद तालिब की जमानत मंजूर कर दी गई है। कोर्ट ने तालिब को ट्रायल में सहयोग का निर्देश दिया है और दिसंबर 2021 में अतीक के बेटे और उसके साथियों पर यह केस दर्ज हुआ था। अतीक के रिश्तेदार जीशान ने दर्ज करवाया था ये पूरा केस। जीशान ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। तो कोर्ट ने तालिब को ट्रायल में सहयोग का निर्देश दिया है। साथ ही साथ दिसंबर 2021 में अतीक के बेटे और उसके साथियों पर यह पूरा केस दर्ज हुआ था। माफिया अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है। उनसे गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो यूपी नहीं लौटना चाहता क्योंकि जब से भाजपा नेताओं ने अतीक की गाड़ी पलटने की चेतावनी दी है अतीक की नींद गायब है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अतीक पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम था। खौफ ऐसा था कि 10 जजों ने उसके केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। माफिया को एनकाउंटर का डर, नहीं लौटना चाहता घर। भाजपा की चेतावनी जारी, अतीक के दिल में दहशत भारी। जिसके नाम से कल तक जज खुद को सुनवाई से अलग कर लेते थे, नेता चुनाव लड़ने से डरते थे, लोग रास्ता बदल देते थे, पुलिस वाले लिखी हुई रिपोर्ट फाड़ देते थे, वो अतीक अहमद आज एनकाउंटर के डर से थर थर कांप रहा है। उसके डर का आलम यह है कि वो और उसका पूरा परिवार सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा है उससे गुजरात साबरमती जेल से यूपी ना लाया जाए, वहाँ उसका एनकाउंटर हो सकता है। क्योंकि जब से भाजपा नेताओं ने अतीक की गाड़ी पलटने की चेतावनी जारी की, अतीक की नींद गायब है। सामान्यतः व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है तो शास्त्रों में भी लिखा और अनुभव में भी आता कि उन्हें अपने किए हुए कर्म याद आने लगते हैं।
आप कह रहे हैं कि अंतिम समय नजदीक आता है तो लोग याद करते हो, क्या अतीक का अंतिम समय आ गया है? आप लोग ऐसा मान रहे हैं? मेरा ये कहना है उनको आभास हो रहा है। कार्य करने से नहीं होता है, सरकार करने से। न्यायालय का हिस्सा है। अब न्यायालय यदि उसको बुलाएगा, यदि डिमांड करेगा तो उसको आना पड़ेगा पेशी पर, और जो पेशी पर आएगा तो पता नहीं रास्ते में क्या होगा, तो भगवान जाने। देखो, देश की न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर वाले की व्यवस्था है, ऊपर वाले की व्यवस्था से। दरअसल अतीक अहमद ने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगवाई है, जिसमें कहा गया कि उसे यूपी न भेजा जाए, उसका ट्रायल गुजरात की साबरमती जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करा लिया जाए, और अगर यूपी भेजा जाए तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा में भेजा जाए। अब अतीक की इसी याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट मान गया है। 17 मार्च को इस पर सुनवाई हुई, लेकिन जब तक सुनवाई नहीं हो जाती अतीक खौफ में रहेगा। अतीक अहमद के वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और अतीक अहमद की सुरक्षा की मांग की है, और साफ तौर पे ये भी कहा है कि राजू पाल हत्याकांड में जो भी सुनवाई हो रही है उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाए, और अगर जरूरत पड़ती है अतीक अहमद को गुजरात से प्रयागराज लाने की, तो सेंट्रल फोर्सेज की मौजूदगी में अतीक अहमद को लाया जाए, जिससे कि उसकी सुरक्षा पुख्ता हो सके। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 17 मार्च को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कहता है। जहां एक तरफ अतीक सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा, वहीं उसकी पत्नी सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर पति की जान बचाने की गुहार लगा रही। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अतीक पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम था। खौफ ऐसा था कि 10 जजों ने उसके केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उसका टेरर ऐसा था कि पार्टियां टिकट देती भी थी तो नेता लौटा दिया करते थे, लेकिन राजू पाल ने ऐसा नहीं किया, और यही बात अतीक को चुभ गई। दरअसल बात 2004 की है, जब 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद ने सपा के टिकट पर फूलपुर सीट से चुनाव जीता, तो उस वक्त इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक था। सांसद बनने पर उसे विधायकी छोड़नी पड़ी। जब उपचुनाव हुआ तो सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को उम्मीदवार बनाया। इसी बीच अतीक का दायां हाथ माने जाने वाले राजू पाल ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और चुनाव जीत भी लिया। ये पहली बार था जब अतीक को अपने ही इलाके में टक्कर मिली थी, लेकिन बात रसूख की थी, और ठीक 3 महीने के बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया। इसी राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह था, लेकिन साल 2007 में जब यूपी की सत्ता बदली तो सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया, और सीएम बनते ही मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। लेकिन अतीक तब इतनी दहशत में नहीं था जितनी दहशत में वो आज है। अतीक पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस हैं। इसमें 1979 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी भाजपा नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या और उमेश पाल की हत्या का आरोप है। यह अतीक के गुनाहों की वो लिस्ट है जिसका हिसाब अभी बाकी है, लेकिन हिसाब पूरा होने से पहले ही अतीक को अपनी मौत का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विधानसभा के बजट सत्र का आज 12वां दिन है। आज सदन की कार्रवाई का अंतिम दिन हो सकता है। विधानसभा में विभागीय बजट पर चर्चा हो रही है। आज समाजवादी पार्टी कृषि विभाग के बजट पर सरकार को घेरने का काम करेगी। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी कार्रवाई में हो सकते हैं शामिल। सपा का कहना है कि उनकी सरकार के मुकाबले सरकार में कृषि का ग्रोथ रेट कम हुआ है। बसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने फिर अपना राग बदला है। उन्होंने बसपा सरकार की तारीफ करते हुए कहा, हमको तो मायावती की सरकार, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार पसंद है। ये सरकार बुलडोजर की सरकार कही जाती है। समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार कही जाती थी। वहीं सीएम योगी के मुकदमे वापस लेने वाले बयान पर ओपी राजभर ने कहा कि मुकदमे तो वापस हुए हैं, डिप्टी सीएम के ये जग जाहिर है। सदन में बोल देना अलग बात है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विपक्ष के लोग डरे हुए हैं, चाहे किसी भी स्टेट के हों। कोई ईडी से डर रहा है तो कोई सीबीआई से डरा हुआ है, इसलिए कोई मुखर होकर सामने नहीं आ पा रहा है, जिसका नतीजा है कि लोग भीतर ही भीतर पका रहे हैं। देहरादून में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य निर्धारित कर दिया है। प्रदेश सरकार ने 355 और 345 रुपए गन्ना मूल्य निर्धारित कर दिया है। इसके साथ ही कैबिनेट ने सोलर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। गैरसैंण सत्र में आने वाले बजट मंजूरी मिल गई है। सीएम धामी का कहना है कि बजट को लेकर आम लोगों ने भी सुझाव दिए थे और उधर कैबिनेट के सामने पर्यटन नीति का प्रेजेंटेशन भी हुआ है। दूरसंचार और श्रम विभाग की सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है। तो वहीं राजस्व और अलग अलग विभागों की कब्जों की जमीनों को लेकर सीएम की अध्यक्षता में सब कमेटी बनी है। बहुत सारे सुझाव आए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी की आशाओं के अनुरूप, सभी की अपेक्षाओं के अनुरूप ये हमारा इस साल का बजट हो, जिससे कि राज्य को जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया है अपनी जीएसडीपी को डबल करने का, जीएसडीपी को बढ़ाने का और 21वीं सदी का तीसरा दशक जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है, उस 21वीं सदी के तीसरे दशक उत्तराखंड का दशक हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।